मतलब होता है कि जैसे कोई आपने कोई एक टॉपिक उठाया, कोई टॉपिक उठाया, तो इस टॉपिक के देखिए कि इस टॉपिक कहां से लिंक है और इससे कौन सा नया चीज जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब जब इससे फिर इसको जब इसको पढ़िएगा तो इससे फिर कई चीजें निकलेगी। ध्यान रखिएगा टॉपिक से। और जब भी मेंस पूछेगा तो तीन से जो चौथा लेयर है, जो चौथा लेयर है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये कतई नहीं पूछेगा कि बताइए मौलिक अधिकार किसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। हमेशा चेन रिएक्शन जैसा सिस्टम चलता है पीसीएस में। ठीक है। चेन रिएक्शंस का मतलब है कि आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक से कई सारे टॉपिक्स निकलेंगे। ठीक है। और उस सब टॉपिक्स बनता है और उसी सब टॉपिक से फिर एक टॉपिक क्रिएट होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन जो बन रहा है, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपका राज्य संबंधी प्रावधान आपने उठाया, राज्य संबंधी प्रावधान। या मैं इसका और भी एक आसान टॉपिक देखता हूं कि राष्ट्रपति के संबंध में आपने पढ़ा होगा, लगभग सब पढ़ा होगा राष्ट्रपति के संबंध में। नहीं। तो आप लोग हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं ना राष्ट्रपति का। मैं इसका एक प्रॉपर एक डायमेंशन बताता हूं कि राष्ट्रपति के संबंध में हम पढ़ते क्या है। तो मेनली रूप से हम पढ़ते हैं कि इसका राष्ट्रपति की का परिचय, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन। मेनली रूप से नहीं, इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, और थोड़ा बहुत जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियां। हमारे पास टॉपिक क्या था, राष्ट्रपति। सेकंड टॉपिक क्या बना, शक्तियां। अब शक्तियों को कई भागों में बांटते हैं कि 4 से 5 प्रकार की शक्तियां बांटते हैं। विधायी शक्ति, नहीं, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, नहीं, वैवेयिक शक्ति। कई प्रकार के शक्तियों में आप बांट देते हैं। क्लियर। अब विधायी शक्ति में आप क्या पढ़ते हैं, तो कानून निर्माण की शक्ति, कानून निर्माण। विधायी शक्ति में ही ना जो विधायिका से संबंध जुड़ा होगा, कानून निर्माण। तो कानून बनता कैसे है, तो एक कानून बनता है संसद से राष्ट्रपति की ओर, यानी सदन से राष्ट्रपति की ओर। और एक कानून बनता है राष्ट्रपति से सदन की ओर। इस प्रकार के कानून को कहते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। और पिछले एग्जाम में यहीं से पूछा गया, मेंस में यहां से नहीं पूछा गया था। और पूछा क्या गया था, अब टॉपिक पढ़िए। अब पूछा क्या गया, अब ये अध्यादेश आपने पढ़ा, अब आपने अध्यादेश वहां से टॉपिक निकला। देखिए तो चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेन की तरह चल रहा है ना। क्लियर। और आपका कहां जाकर के टिका, अध्यादेश पर। अब अध्यादेश की पूरी जानकारी चाहिए। क्लियर। तो अध्यादेश में आपने क्या पढ़ा, तो अध्यादेश कहते किसको है, इस संबंध में संविधान क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, अध्यादेश कहते किसको है, संविधान क्या कहता है। ठीक है। अध्यादेश क्यों लाया जाता है, क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है अध्यादेश। क्लियर। लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है, लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है।
क्लियर। आप इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्लस और माइनस, यानी चुनौतियां, अब सब रूपों में देख लीजिए। अब इससे जितना भी क्वेश्चन है ना, इससे बाहर नहीं पूछे। अब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का उल्लेख करते हुए बताएं कि बार बार अध्यादेश जारी करना लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, या बार बार लोकतांत्रिक देशों में अध्यादेश, बार बार अध्यादेश जारी करना कहां तक उचित जान पड़ता है। हो गया क्वेश्चन क्लियर। आपने यहां से उठाया और क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है, आपने अध्यादेश को पूरा पढ़ा ही नहीं। बात समझिए, क्वेश्चन क्या कहना है, ठीक है। यही गलतियां हम सबसे होती है। अब यही टॉपिक हमने ये पूरा डिस्क्राइब कर लिया, अध्यादेश पढ़ लिया कि अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद सत्र में न हो, ठीक है, कार्य में न हो और कानून लाना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति बिना संसद की सदन की अनुमति के कानून ला सकता है, जिसको आप सामान्य रूप में अध्यादेश कहते, ऑर्डिनेंस कहते। इसकी प्रभावशीलता उसी कानून के समान मानी जाती है। यह अध्यादेश सदन के प्रथम बैठक के दौरान सदन के पटल पर पारित किया जाता है। अध्यादेश जारी करने से, अब यहां पर यह देखेंगे कि सदन कार्य मुक्त रूप में न हो तब, या अगर सदन इस अध्यादेश को पारित कर देता है तब पुनः यह कानून बन जाता है। लेकिन यदि पारित नहीं करता है तो अध्यादेश समाप्त माना जाता है। परंतु राष्ट्रपति बार बार अध्यादेश जारी कर सकता है, कितनी भी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है, तो कितनी भी बार। तब पीटी और मेंस कहां अलग है कहीं अलग, यही ना है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसे जरूरी, तो लोकतांत्रिक देशों में जहां विधायिका को मंदिर की संज्ञा दी जाती है, जहां कानून पर चर्चा होती है, वहां बिना चर्चा के अध्यादेश जारी करना विधायिका की गरिमा का सीधा सीधा उल्लंघन, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। अब लोकतंत्र पर क्या बता रहे हैं, प्रभाव। अब इसी क्वेश्चंस को पीटी में दे देगा, अब इसी क्वेश्चंस को पीटी में डाल दे कि अध्यादेश से संबंधित कथन है, अध्यादेश से संबंधित कथन है, नहीं है, विशेषता है, नहीं है, जो भी डाल दे। ऑप्शन एक में दे दे, अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन है, इसका वर्णन है। दूसरा डाल दे, संसद की अनुमति से ही लाया जा सकता है, से ही लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दे दे, यह कानून के, संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान है। चौथा डाल दे, कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्लियर। अब ऑप्शन में दे दे, पीटी, वही क्वेश्चन पीटी में है, अलग से कुछ नहीं करना है और हमने कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। अब ऑप्शन में दे दे 1, 2, 3 और 4। बी में दे दे एक, सिर्फ 1, 2 और 4। सी में दे दे सिर्फ 1, 3 और 4। डी में दे दे सिर्फ 2। अब कहेंगे कि या तो हमने अध्यादेश का नाम सुना था, यहां तो अध्यादेश का पूरा
कार्यक्रम किए हुए हैं? नहीं। तब कैसे बनेगा? तो कहां टफ पूछा है क्वेश्चन? कहीं क्वेश्चन टफ पूछा है? नहीं। उसी क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिया है, पूछने का ढर्रा बदल दिया है। नहीं। और अगर आपको अध्यादेश आप पढ़ रहे हैं, यानी विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं और विधायी शक्ति में अध्यादेश पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा जानकारी ना चाहिए? क्लियर? अगर अध्यादेश की पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं बना पाएंगे। एक भी ऑप्शन आपके हाथ से निकलेगा तो आपके हाथ से निकल गया। तो अभी मैंने कहा ना कि अनुच्छेद 123 में संसद की अनुमति नहीं चाहिए, संसद कार्य में ही नहीं तो अनुमति की कहां मिलेगा इसको, यानी सदन की अनुमति कहां मिलेगा? तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान है, उतना ही प्रभावी होगा, ये होगा। और कितनी भी बार लाया जा सकता, नहीं हो जाएगा। यानी 1, 3 और 4। अगर इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप कैसे कहेंगे? कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरे अनुसार पीटी और मेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो मेंस साथ साथ चलता है ना फाउंडेशन के रूप में, पीटी अपने आप कवर होता चला जाता है। अलग से करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ती, क्योंकि पीटी से मेंस नहीं होता बंधु, मेंस से पीटी होता है। ठीक है, आप यहीं पर उठा करके देखें, आप देखें तो यही चेन रिएक्शन है कि नहीं? टॉपिक आपने उठाया क्या? पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और ये चौथा स्टेज। और क्वेश्चन चौथे स्टेज से। अभी आपने चेन रिएक्शंस वाले सिस्टम बताया ना कि क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करें, क्वेश्चन ये कहीं नहीं, क्वेश्चन ये कहीं नहीं उल्लेख है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ साथ आप ये कहीं नहीं है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा करें, लेकिन ये आपको कम मिलेगा, लेकिन ये आपको ज्यादा मिलेगा। तीसरे और चौथे स्टेज से क्वेश्चन अधिक देखने को मिलता है, हर टॉपिक में आएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो नहीं आएगा। जैसे मैं किसका के और एग्जांपल्स बताऊं, जैसे मान लेते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, अब चुनाव आयोग के संबंध में पहले परिचय देखिए, चुनाव आयोग कहता क्या है, इस संबंध में संविधान क्या कहता है, इस संबंध में संविधान क्या कहता है। तीसरा देखिए, चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है। क्लियर? चुनाव सुधार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए। चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या है, अब सुधार के लिए क्या क्या प्रयास। तो एक देश एक चुनाव क्या है, एक देश एक चुनाव क्या है? नहीं, एक सीट एक उम्मीदवार क्या है? चुनावी बॉन्ड क्या है? कौन कौन सी समितियां बनी, उस समिति की सिफारिश क्या है, उस सिफारिश में स्टेट क्राफ्ट फंडिंग ताराकुंडे समिति, ये इंद्रजीत सेन गुप्ता समिति ने दिया था, स्टेट क्राफ्ट फंडिंग क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन। धनबल बाहुबल पर रोक लगाने के लिए क्या है, कई सारे क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार सीडीपीओ में स्टेट क्राफ्ट फंडिंग से आया था क्वेश्चन का। यहां से चला, गलती हम लोग कहां करते हैं कि यहां पढ़ करके ना आज छोड़ देते हैं बस।
उतना ही पढ़ करके छोड़ देते हैं। और क्वेश्चंस पीटी में भी यहां से आया हुआ है। एक देश एक चुनाव स्थापित करने के लिए किस संविधान किस में संशोधन करने की जरूरत होगी? अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 300 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस था और ये क्वेश्चंस आए हुआ है पीटी में। इसे समझिएगा, क्वेश्चंस पूछता कहां से? तो आपने हमने गलती की कि यही पढ़ करके निकल गए। तो हमको लग रहा है ना कि हमने पढ़ लिया, आपने आधा अधूरा पढ़ा है। तो क्वेश्चंस लड़ेगा कैसे, बनेगा कैसे? सोच करके देखो ना। क्वेश्चन पूछ रहा है एक देश एक चुनाव, क्वेश्चन पूछ रहा है एक सीट एक उम्मीदवार से, क्वेश्चन पूछ रहा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से, क्वेश्चन पूछ रहा है चुनावी बॉन्ड से, क्वेश्चन पूछ रहा है आदर्श आचार संहिता से, और आपने वो पढ़ा ही नहीं है। आपने तो ऊपर ऊपर पढ़ करके निकल गए। ये सबसे बड़ी गलती है। और पीटी में, और पीटी और मेंस में अंतर बताते हैं। पीटी में ज्यादातर गलती ये करते हैं कि इतना ही पढ़ करके, कौन से अनुच्छेद में है जी? तो 324 से लेकर के 329 में। तो हमको लगता है वाह कितना जान गए हम। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट क्राफ्ट फंडिंग से, क्वेश्चन पूछ रहा है उस समिति की सिफारिश से। तो देखिए, तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और यहां से आता है, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए हमेशा पीसीएस की एक विशेषता है बंधु, पीसीएस हमेशा इसी चरण पर चलता है। अगर ये कवर हो गया ना तो बन जाएगा। तो ये कवर कैसे होगा? एक चुनौती है, इसका मटेरियल कैसे होगा? कि मार्केट में बड़ा झंझट है मटेरियल को लेकर के। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मटेरियल नहीं मिलेंगे। अब क्या मटेरियल आपको मिलता है? आपको जो मटेरियल मिल रहा है ना, वो ये वाला मिल रहा है। आपको जो मटेरियल मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है। बहुत हद तक यही मिलेगा मटेरियल। ये वाला मिल ही नहीं रहा, ये वाला मिल ही नहीं रहा, ये वाला मिल ही नहीं रहा। अगर इसका व्यवस्था, ये वाला मिल ही नहीं रहा, यानी कि ये वाला मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है। ये वाला गलतियां ये हो रही है कि ये मटेरियल तो अवेलेबल है, कोई बुक जाइए ना, उठा लीजिए, कोई बुक सब में लिखा हुआ होगा। बदल थोड़ी ना दीजिएगा आप उसको। आर्टिकल 52 को थोड़े ना बदल दीजिएगा, आर्टिकल 54 को सब उसमें लिखा हुआ है, वो इसमें भी लिखा हुआ मिलेगा। आर्टिकल 1 2 3 को थोड़े ना बदल दीजिएगा। लेकिन लिखा क्या होना चाहिए? सिर्फ लिख दिया है कि अध्यादेश जारी, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। क्लियर? जब संसद सत्र में ना हो, सदन सत्र में ना हो, और कोई कानून लाना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान माना जाएगा। क्लियर? आपने तब पढ़ करके छोड़ दिया। आपने ये देखा ही नहीं कि लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, हाल के दिनों में चर्चा में क्यों रहा है, ये आपने लिंक किया नहीं? है ही नहीं मटेरियल में, तो आपको लगेगा अरे है ही नहीं, तो हम तो इतना ही पढ़ना था हमको। पढ़ना ये वाला है, आप पढ़, आप सिर्फ वो रहे, कैसे संभव है रिजल्ट? क्वेश्चन से नहीं बनेगा। इसलिए समझिए क्वेश्चंस के स्वरूपों को, जो पैटर्न बदला है 68 69 में, जो पैटर्न बदला है फुल्ली कॉन्सेप्चुअल। इतना करने के बाद भी आपने जिस तरीके से पैटर्न बदला, उम्मीद के
बहुत आप बहुत लोगों ने इतना उम्मीद नहीं किया था, लेकिन उस उम्मीद में भी देखिए कि जो पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन, अगर एक आध क्वेश्चन छोड़ करके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, उतने बदलते पैटर्न में भी। आप पॉलिटी के एक उठा करके देखिए सारे क्वेश्चन को, किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि मेरा पॉलिटी वाला सेक्शन न बना, संभव ही नहीं। और किसी स्टूडेंट ने आज तक मुझसे ये शिकायत नहीं की है कि मेरा पॉलिटी का मेंस का क्वेश्चन छूट गया है, आज तक हूबहू आ रहा है जी। क्योंकि हम यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इस लेवल यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक, या हम पहुंच रहे हैं स्टेट क्राफ्ट फंडिंग तक। आप नोट्स उठा करके देखिएगा, एक एक टॉप, एक देश एक चुनाव का अलग से डिफाइंड है, चुनावी बॉन्ड अलग से डिफाइंड है, आदर्श आचार संहिता अलग से डिफाइंड है, स्टेट क्राफ्ट फंडिंग का अलग से विस्तारित है। अब पूछो कहां से पूछेगा? मटेरियल आपको खोजना पड़ेगा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल का पढ़े। लेकिन जो शुरुआती स्टूडेंट्स है के समक्ष तो एक चुनौती रहती है। अच्छा, अब यहां पर जो चुनौती है, तो सभी लोग जिससे पूछेगा ना, अब जिससे पूछेगा ना क्या पढ़े, एनसीईआरटी नहीं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एनसीईआरटी। मैं कभी लक्ष्मीकांत का सपोर्ट नहीं करता, कहता ही नहीं कि उसको पढ़ो। लक्ष्मीकांत के बुक से आपका फैक्ट तो मजबूत हो जाएगा। लक्ष्मीकांत बीपीएससी के लिए है ही नहीं, वो यूपीएससी के लिए है। लक्ष्मीकांत की बुक जो है वह यूपीएससी के लिए है, वो बीपीएससी के लिए, उससे फैक्ट तो मजबूत हो सकता है, कॉन्सेप्ट जो डायमेंशन से वो मजबूत नहीं होगा। एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, वह बहुत फायदेमंद है। एनसीईआरटी के बुक को पकड़िए और सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत को रखिए। हाँ, सहायक, पहले एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी सब नहीं पढ़ा जाता, एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज भी नहीं पढ़े जाते, टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे अगर आपसे एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी पहले सिलेबस छाटिए पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का सिलेबस छाट दिए। अब इसमें एनसीईआरटी में पहले पढ़िए सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या पढ़ रहे हैं? पंथ निरपेक्षता। सिद्धांत में क्या पढ़ रहे हैं? समानता। 11th क्लास में, ये 11th क्लास में स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, 11th क्लास में। और इसको संवैधानिक प्रावधानों से जोड़िए। क्लियर? आप पढ़े मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को पहले एनसीईआरटी से देख लिया, अब फिर उसको लक्ष्मीकांत से देखते हुए करंट से जोड़ दिया, फिर उठाकर देखिए क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी के साथ पढ़िए उसको। बिना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िएगा तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी से नींद आता है ज्यादा नहीं, तो एनसीईआरटी के साथ कोई एक सहायक टेक्स्ट बुक पढ़े। अच्छा, आपसे बड़ी चुनौती ये तो हो गया कि तरीका कैसा है पढ़ने का। दूसरा तरीका है, अब दूसरा हो गया कि